हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड सो आज हम करेंगे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ इमेज रिलेटेड प्रॉब्लम फॉर 12th अप्रैल को जो एग्जाम में आ सकता है। सो होप सो यू आर डूइंग वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड इन द लास्ट आई विल टेल यू वन इम्पॉर्टेंट टिप फॉर योर एग्जाम जो कि 12th अप्रैल को होने वाला है। सो स्टे ट्यून टिल द लास्ट। सो the first image that I am showing you, that is Romovac suction drain. So ये आपको जो इमेज दिख रहा है that is Romovac suction drain है। ओके, इसमें देख कोरुगेशन होता है, लाइक बीच बीच में से स्पेस सा होता है। तो इसमें जो प्रेशर कैसे क्रिएट करते हैं, ये जो बैग है इसको ऐसे प्रेस करते हैं। जब प्रेस करते हैं देन ट्यूब को अटैच करते हैं। ओके, सो हैज कोरुगेशन ऑन कंप्रेसिंग सक्शन क्रिएट होता है। देन ट्यूबिंग को कनेक्ट करके जहां पर सर्जरी हुई है, लाइक थायरोइडेक्टोमी हो गया, मस्टेक्टोमी हो गया, या फिर कुछ भी फ्लैप्स रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी हुई है, वहां से कुछ ड्रेन आउट होने हैं, तो वहां पे फिर ये कनेक्ट करते हैं। सो इट इज अ टाइप ऑफ क्लोज्ड सक्शन ड्रेन। इंपॉर्टेंट है, क्लोज्ड सक्शन ड्रेन है एंड दिस इज रोमोवैक सक्शन ड्रेन। सेकेंड हमारा जो है वो जैक्सन प्रात ड्रेन है। इट इज ऑल्सो क्लोज्ड सक्शन ड्रेन है। इसमें आप देख सकते हो इसमें एक बल्ब होता है, ये ट्यूबिंग होती है और ये स्टॉपर होता है, और यहाँ पे ये ड्रेनेज एंड होता है जो कि अंदर जाता है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ओके, सो इसमें भी जो ये बल्ब होता है ना, इसको ऐसे प्रेस करते हैं तो इसमें सक्शन क्रिएट होता है, फिर लाइक ड्रेनेज इसमें कलेक्ट हो जाता है। सो दिस इज जैक्सन प्रात ड्रेन। ये भी क्लोज्ड का एग्जाम्पल है एंड दिस इज ऑल्सो द क्लोज्ड वन। Then the next one is, this is important picture. So this is the example of wound dehiscence. Wound dehiscence मतलब D for dehiscence, D for divide, मतलब जो ये wound एज है ना वो डिवाइड हो जाता है। So that is the example of wound dehiscence and this is the example of wound evisceration. So E for evisceration, E for exit, मतलब जो अंदर जो कंटेंट है ना वो भी बाहर आ जाता है। डिहिसेंस में जस्ट सेपरेट होती है, जो वुंड एजेस से वो सेपरेट होती है, बट वुंड एविसरेशन में सेपरेट के साथ साथ जो अंदर कंटेंट होता है वो भी बाहर आ जाता है, एग्जिट हो जाता है। दैट इज वुंड एविसरेशन एंड दिस इज द इमरजेंसी कंडीशन। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू गिव द पोजीशन। पोजीशन में क्या देना है आपको, सुपाइन या लो फॉलोअर पोजीशन देना है विथ नी बेंट, सो दैट उस वुंड एरिया पे प्रेशर ना हो, और प्रेशर लगेगा तो और ज्यादा सेपरेट होने लग जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी आपका क्या है, दैट इज आपको पोजीशन देना है। देन सेकंड प्रायोरिटी आपका क्या है कि इस एरिया को आपको कवर करना है। कवर किससे करना है, स्टेराइल गॉज, बिकॉज अंदर का कंटेंट तो स्टेराइल होगा ना, अंदर वाला एरिया, तो आपको स्टेराइल गॉज से कवर करना है इस पार्ट को। एंड वो स्टेराइल गॉज जो है वो मॉइस्ट होना चाहिए, एंड मॉइस्ट किससे होना चाहिए, नॉर्मल सलाइन से होना चाहिए। उसके बाद आपको डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। सो दैट इज योर प्रायोरिटी एक्शन, सो प्लीज कीप इन माइंड। राइल्स नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब आप पिक्चर में देख सकते हो, ऑलरेडी आपको पता होगा आई थिंक। सो दिस इज राइल्स ट्यूब, प्लीज सी क्लियरली दिस इमेज। इसको भी राइल्स ट्यूब बोलते हैं एंड दिस इज द अनदर काइंड ऑफ नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब। सो दोनों हमारा नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब ही है, राइल्स ट्यूब है। ओके, सो इम्पोर्टेंट चीज इसमें क्या है, मैंने एक चीज इसमें इम्पोर्टेंट सोचा कि जो आइडियल पोजीशन फॉर इंसर्टिंग द राइल्स ट्यूब इन कॉन्शियस पेशेंट एंड अनकॉन्शियस पेशेंट थोड़ा डिफरेंट होता है। अगर पेशेंट कॉन्शियस होगा तो आपको कैसे इंसर्ट करना है, पेशेंट को पूरा सिटिंग पोजीशन देना है, पूरा बिठाना है एंड देन नेक फ्लेक्स करना है, देन इंसर्ट करना है। ओके, दिस इज लाइक आइडियल पोजीशन फॉर इंसर्टिंग इन कॉन्शियस पेशेंट। बट अगर पेशेंट अनकॉन्शियस होगा, कोमेटोज होगा, ठीक है, कोमाज में होगा, तो कैसे देना है, पेशेंट को सुपाइन ही रखनी है बट नी फ्लेक्स करना है। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग देयर। और एंड आई थिंक आप राइल्स ट्यूब आपको अच्छे से पता होगा। सो द नेक्स्ट ट्यूब इज कैस टी ट्यूब। आई डोंट नो द pronunciation, cas whatever you say. So cas t tube क्या है, इट इज यूज इन बाइल डक्ट या फिर गॉल ब्लैडर की सर्जरी होती है, वहां पे इसको यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं, टू रिमूव द बाइल फ्रॉम गॉल ब्लैडर। ओके, सो ये देखो टी ट्यूब होता है, इट इज एक्ट लाइक अ स्टंटिंग की तरह इसको एक्ट करते हैं। ये ऐसे इंसर्ट करते हैं, यहाँ से बाइल ड्रेन होता है। सो इट इज कैस टी ट्यूब। अगर ये इमेज अगर एग्जाम में आ गया तो आपको पता होना चाहिए, दिस इज कैस टी ट्यूब। ओके, सो अनदर एग्जाम्पल इज, दिस इज सैंक्सटेकिन ब्लैक मोर ट्यूब। देखो, दिस इज सैंक्सटेकिन ब्लैक मोर ट्यूब। इसमें डबल बलून होता है एंड ट्रिपल ल्यूमेन होता है। देखो, सैंक्सटेकिन ब्लैक मोर ट्यूब में दो बलून होते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। ठीक है,
गैस्ट्रिक बलून होता है और इसोफेजियल बलून होता है, बहुत इजीली याद हो जाएगा, ऐसे याद कर लेना। दो बलून होते हैं, गैस्ट्रिक बलून होता है, इसोफेजियल बलून होता है, एंड तीन पोर्ट्स होते हैं। कौन कौन से पोर्ट होते हैं? एक होता है हमारा इसोफेजियल बलून पोर्ट, बलून को इसोफेजियल बलून को इन्फ्लेट करने के लिए। एक होता है गैस्ट्रिक बलून पोर्ट, गैस्ट्रिक बलून को इन्फ्लेट करने के लिए। एंड थर्ड होता है हमारा इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट। ओके, जो भी यहाँ पे कंटेंट है उसको एस्पिरेट करने के लिए। सो ये हमारा पूरा ल्यूमेन होता है, एंड यहाँ पे बीच बीच में छोटे छोटे से होल्स होते हैं, ओपनिंग्स होते हैं, ठीक है, सो दैट कोई भी जो ब्लड वगैरह है वो इजिली एस्पिरेट हो जाए। एंड ये आप देख सकते हो नेजो लाइक नोज से ये पूरा कैसे इंसर्ट किया है। सो ये मेनली कब यूज करते हैं? अगर वेरिसिल ब्लीडिंग होती है, सो ये अगर ब्लीडिंग अगर मेडिसिन से कंट्रोल नहीं हो रहा होता है तो हम सेंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब यूज करते हैं टू कंट्रोल ब्लीडिंग। या फिर पेशेंट को हम हायर हायर हॉस्पिटल में लाइक टर्सरी हॉस्पिटल में लाइक एम्स काइंड ऑफ एम्स हॉस्पिटल में अगर हम ट्रांसफर कर रहे हैं, सो ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन भी ये वाला हम लगाते हैं, सो दैट एटलीस्ट रास्ते में ब्लीडिंग थोड़ा स्टॉप हो जाए। ओके, फॉर वन मोर इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि फॉर इन्फ्लेशन ऑफ बलून ओनली एयर इज यूज एंड टोटल। सो ये जो बलून है ना, इसको इन्फ्लेट करने के लिए कोई नॉर्मल सलाइन कोई वाटर यूज नहीं करते हैं, ओनली एयर इज यूज। ठीक है, एयर इज यूज एंड अमाउंट ऑफ एयर यूज टू इन्फ्लेट द गैस्ट्रिक बलून इज 300 ml। जो ये गैस्ट्रिक बलून को जो इन्फ्लेट करते हैं इसके लिए हमें 300 ml एयर इंसर्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना। ठीक है, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग की जो मैक्सिमम प्रेशर एक्सर्टेड बाय इसोफेजियल बलून इज 35 to 40। ठीक है, जो ये इसोफेजियल बलून के थ्रू जो हम प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो 40 से ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, क्योंकि 40 से ज्यादा एक्सीड करोगे तो परफ्यूजन स्टॉप हो जाएगा और उस एरिया में इस्कीमिया हो जाएगा। तो आपको 40 से ज्यादा प्रेशर 40 mmHg से ज्यादा प्रेशर एक्सीड नहीं करना है। ओके, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जो हमारा इसोफेजियल बलून होता है उसमें जो प्रेशर जो हम बलून को इन्फ्लेट करते हैं तो उसको एवरी 12 आवर्ली आपको डिफ्लेट करते रहना है। एकदम लगातार कांस्टेंट प्रेशर नहीं रखना है, उससे भी इस्कीमिया होने के चांसेस है। ओके, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि जब आप सेंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब पेशेंट को जब इंसर्ट करते हैं इन इसोफेजियल ब्लीडिंग में लाइक वेरिसियल ब्लीडिंग में, तो हमेशा क्या करना है, हमें पहले पेशेंट को इंट्यूबेट करना है। इंट्यूबेट क्यों करना है? टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, क्योंकि अगर इंट्यूबेट नहीं करोगे तो पेशेंट को एस्पिरेशन हो सकता है, तो फिर अलग ही प्रॉब्लम हो जाएगा, निमोनिया हो जाएगा, सो अलग मसला हो जाएगा। सो पेशेंट को पहले इंट्यूबेट करना है टू प्रिवेंट एस्पिरेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट एस्पिरेशन। एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन और ड्यूरिंग इंसर्शन, मतलब जब हम सेंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब इंसर्ट करते हैं, सो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज एस्पिरेशन होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। दिस इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट सेंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब। आप पिक्चर अच्छे से देख लो, ठीक है ना। इसी का दूसरा फॉर्म हमारा होता है मिनेसेटा ट्यूब। दिस इज मिनेसेटा ट्यूब। दोनों सेम ही है, बस एक ही डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? वो डिफरेंस ये है कि इसमें 2 बलून्स एंड 4 ल्यूमेंस होते हैं। उसमें कितने ल्यूमेंस थे? 3 ल्यूमेंस है, इसमें 4 ल्यूमेंस है। ठीक है ना। इसमें एक्स्ट्रा ल्यूमेन कौन सा है? दैट इज इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट भी होता है। उसमें जो है जो हमारा सेंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब था उसमें ओनली गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट था। ठीक है, बट मिनेसेटा ट्यूब में इसमें हमारा इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट भी होता है। तो इसमें इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट भी होता है। सो बिकॉज ऑफ दिस अगर ब्लीडिंग अगर ऊपर लाइक स्टमक और इसोफेगस से भी हम लाइक ब्लड को एस्पिरेट कर सकते हैं। सो दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। बट सेंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब में ओनली हम स्टमक वाला एस्पिरेट कर सकते थे। अगर ऊपर होगा इसोफेगस में होगा तो वो इजिली एस्पिरेट नहीं हो पाता था। ठीक है, सो इट इज मोर प्रेफर है ना, मोर प्रेफर है। एंड मोर लाइक आप देख सकते हो 4 पोर्ट्स है एंड 2 हमारा बलून है। ठीक है, सो आपने पढ़ लिया सेंगस्टेकिन ब्लैकमोर ट्यूब, आपने दूसरा पढ़ लिया मिनेसोटा ट्यूब एंड थर्ड वन इज द लिंटोन। सो लिंटोन में क्या है? लिंटोन में ओनली 1 बलून है, ओनली 1 बलून है एंड 3 पोर्ट्स है। ठीक है, दिस इज डिफरेंस है तीनों में। लिंटोन नेकलेस ट्यूब में क्या है? सिंगल गैस्ट्रिक बलून होता है, ओनली 1 गैस्ट्रिक बलून होते हैं एंड 3 ल्यूमेंस होते हैं। इसोफेजियल एस्पिरेशन पोर्ट, गैस्ट्रिक एस्पिरेशन पोर्ट एंड गैस्ट्रिक बलून पोर्ट होते हैं। सो इसमें जो है अमाउंट ऑफ एयर यूज टू इन्फ्लेट द गैस्ट्रिक बलून, जो हमारे गैस्ट्रिक बलून है इसको इन्फ्लेट करने के लिए जो अमाउंट ऑफ एयर चाहिए दैट इज 400 to 700 ml होना चाहिए। ओके, सो इट इज यूज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीडिंग फ्रॉम गैस्ट्रिक वेरिसेस। जो गैस्ट्रिक में जो स्टमक में जो वेरिसेस है वहां से जो ब्लीड हो रहा है तो उसको एस्पिरेट करने के लिए उसमें इसको यूज करते हैं लिंटोन नेसलास ट्यूब को। मतलब लिंटोन है, देन सेंगस्टेकिन ब्लैकमोर है, देन मिनेसोटा है।
तीनों में लाइक इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 4, सॉरी इसमें एक सिर्फ गैस्ट्रिक बलून है, इसमें गैस्ट्रिक और एसोफेजियल बलून दोनों है, बट 3 पोर्ट है। एंड मिनीसोटा जो ट्यूब है उसमें दोनों बलून है, गैस्ट्रिक एंड एसोफेजियल, बट इसमें जो पोर्ट्स है दैट इज 4। ओके, तो दिस इज फोगार्टी एम्बेलेक्टोमी कैथेटर। सो ये क्या है? ये सिंपल एक कैथेटर है, मतलब एक होलो ट्यूब है, सिंपल सा एक ट्यूब है। एंड मोर इम्पोर्टेंट कैसे डिफरेंशिएट करना है, यहाँ पे टिप पे ना ऐसे बलून जैसा स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, एंड द नेम सजेस्ट एम्बेलेक्टोमी मतलब एम्बोलिज्म, कोई थ्रोम्बस छोटा सा, उसको एक्टोमी मतलब रिमूव करने में इसको यूज करते हैं। सो देखो ये आर्टरी है हमारी, आर्टरी में कुछ एम्बुलस है, एम्बोलिज्म हो रखा है, कुछ थ्रोम्बस हो रखा है, उसको कैसे रिमूव कर दिया, अंदर से स्टंट डाल के इसे रिमूव कर दिया। सो दिस इज फोगार्टी एम्बेलेक्टोमी कैथेटर, सो सिंपल। सो द नेक्स्ट वन इज हम्बीज नाइफ। ये इमेज आप अच्छे से देख लो, दिस इज हम्बीज नाइफ है। हम्बीज नाइफ को मेनली कहाँ पे यूज करते हैं? इट इज यूज्ड फॉर हार्वेस्टिंग स्प्लिट थिकनेस ग्राफ्ट, स्किन ग्राफ्ट जो होता है ना उसको जस्ट हार्वेस्ट करने के लिए यूज करते हैं हम्बीज नाइफ को। काइंड ऑफ नाइफ है ना, नाइफ की तरह है, आप देख सकते हो, सिर्फ हमारा नाइफ अलग होता है, इनका नाइफ हम्बीज नाइफ है, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज दिस इज बाल फॉर सेल्फ रिट्रेनिंग एब्डोमिनल वॉल रिट्रैक्टर। वेरी इंपॉर्टेंट, आप अच्छे से इमेज देख लो। रिट्रैक्टर पे एक इमेज आ जाता है एग्जाम में मोस्ट प्रोबेबली, सो मे बी कोई भी रिट्रैक्टर में यही रिट्रैक्टर आ जाए, यू आर सो लकी। सो प्लीज कीप इन माइंड दिस रिट्रैक्टर। सो इट इज यूज्ड मेनली इन द मेजर सर्जरीज, लाइक कोई भी पेल्विक या फिर एब्डोमिनल सर्जरीज होती है। सो ये बाल फॉर सेल्फ रिट्रेनिंग रिट्रैक्टर यूज करते हैं। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज दिस इज स्टेपलर। जो स्किन स्टेपलर होता है ना, स्किन स्टेपलर सिंपल है, स्किन स्टेपलर स्किन को क्लोज करने के लिए जो स्टेपलर यूज करते हैं, सो इट इज स्टेपलर। और वही स्टेपलर को फिर रिमूव करना होगा आफ्टर 14 डेज वट एवर डेज, सो दिस इज द स्टेपलर रिमूवर, ठीक है ना। ये स्किन स्टेपलर है एंड दिस इज द स्टेपलर रिमूवल। याद हो गया? आप इसका ये वाला पॉइंट देखो, इसको ऐसे अंदर डाल के ऐसे रिमूव कर देते हैं, ये वाला इसको ऐसे प्रेस करते हैं ना तो वो रिमूव हो जाता है। सो दिस इज लाइगेशन, ठीक है, ये लाइगेशन है। लाइगेशन मतलब क्या है कि जो भी आर्टरीज होती है ना, कोई भी वेसल्स होते हैं, उसको सील करने में ये हेल्प करती है। सो पहले क्या था, मतलब अभी भी यूज करते हैं, मोनोपोलर, बाईपोलर, कॉटरी, डायथर्मी आपने सुना होगा। सो ये भी काइंड ऑफ डायथर्मी ही है, इसमें भी इलेक्ट्रिक करंट ही यूज करते हैं। सो लाइक उसमें क्या था, लाइक अप टू 2 mm या 3 mm जो डायमीटर्स की जो वेसल्स होती थी उसको हम लाइगेट कर पाते थे, बट लाइगेशन से ना हम अप टू 7 mm डायमीटर वेसल्स को भी सील कर पाते हैं। सो आप इमेज में देख सकते हो, दिस इज लाइगेशन। ओके, सो सेकेंड वन जो है दिस इज हार्मोनिक स्कैल्पल है। हार्मोनिक स्कैल्पल क्या है? इसमें क्या था, इलेक्ट्रिक करंट यूज कर रहे थे, इलेक्ट्रो, ठीक है, बट इसमें ना यूएसजी टेक्नोलॉजी होती है, अल्ट्रा सोनोग्राफी यूज करते हैं। सो ये क्या करता है, साइमल्टेनियसली जो भी वेसल्स होता है उसको कट करते हैं एंड साइमल्टेनियसली वो सील भी कर देता है। सो ये हमारा हार्मोनिक स्कैल्पल हो गया एंड दिस इज लाइगेशन, ठीक है, इमेज याद करना आ सकता है। सो ये जो है हमारा दैट इज मोनोपोलर कॉटरी एंड दिस इज बाईपोलर कॉटरी। देखो बाईपोलर में ना ऐसे 2 है, मोनोपोलर में सिंपल सा है। सो मोनोपोलर में ना वन इंपॉर्टेंट थिंग है कि यहाँ पे 2 बटन आपको दिख रहे होंगे, एक ब्लू कलर का बटन है एंड दूसरा वाला जो है वो येलो कलर का बटन है। सो इससे क्वेश्चन आ रखा है कि जो ब्लू कलर का जो बटन है ना, दैट इज यूज्ड फॉर कोएगुलेशन, ब्लू इज यूज्ड फॉर कोएगुलेशन, येलो इज यूज्ड फॉर कट, येलो फॉर कट एंड ब्लू फॉर कोएगुलेशन, ठीक है। एंड ये बाईपोलर कॉटरी है, सो आप ये याद करना। वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि अगर पेशेंट को पेस मेकर वगैरह लगा है तो उनमें हम मोनोपोलर कॉटरी यूज नहीं करते हैं, उनमें हम बाईपोलर कॉटरी यूज करते हैं। ओके, वैसे जो मोस्ट कॉमन कॉटरी यूज करते हैं दैट इज मोनोपोलर कॉटरी, मोस्ट कॉमनली यूज करते हैं मोस्ट ऑफ द सर्जरीज में। बट अगर पेस मेकर वगैरह इम्प्लांटेड होता है तो हम बाईपोलर कॉटरी यूज करते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। सो वन इम्पॉर्टेंट थिंग मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आप 12th अप्रैल को आप एग्जाम देने जाओगे। सो लेट्स सपोज आपको कोई सेक्शंस आपको डिफिकल्ट लगेगा, है ना, कुछ सेक्शंस में डिवाइडेड होते हैं, तो आपको लेट्स सपोज आपको फर्स्ट सेक्शन में आपको 3-4 क्वेश्चन लगातार से आपको डिफिकल्ट लगेगा, आपको नहीं वो क्वेश्चन आएंगे। सो आपको एक ही क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। आपने 2 बार रीड किया, आपको अगर नहीं आता है तो आपको मूव ऑन करके नेक्स्ट क्वेश्चन पे आना है, क्योंकि अगर 100 क्वेश्चन है तो उसमें से जो 50 to 60 क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, जो आप कर सकते हो। तो सारे क्वेश्चंस का जो वेटेज है सेम है, सारे क्वेश्चंस पुट इक्वल मार्क्स, सो एवरी क्वेश्चन इज वर्थ फॉर यू। तो आपको सारे क्वेश्चंस को आपको इंपॉर्टेंस देना है, ऐसा नहीं कि एक ही क्वेश्चन पे आपको लेके रहना है।
सेकंड थिंग्स कि अगर आपको लेट सपोज 4 से 5 क्वेश्चन आपको लगातार डिफिकल्ट लगने लग जाएगा, तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम प्लीज 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 आप अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना, अपना माइंड लूज मत करना, क्योंकि ये सबके साथ हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको ही डिफिकल्ट लग रहा है, सबके साथ भी होगा ये। तो आपको यहाँ पे एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आपको एकदम स्ट्रांग रहना है। आपको जो क्वेश्चन कर रहे हो, इफ यू आर डूइंग 5th नंबर ऑफ क्वेश्चन, तो आपको सिर्फ 5th क्वेश्चन के बारे में सोचना है कि मुझे इसको अच्छे से अटेम्प्ट करना है। आपको 4th क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना, आपको 6th क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचना कि वो भी डिफिकल्ट होगा, ये 4th मैंने छोड़ दिया, वो मुझे आता नहीं था। आपको जो क्वेश्चन कर रहे हो, आपको पूरा फुल माइंड आपको उसी क्वेश्चन पे रखना है। सो दैट्स ऑल। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट। एंड आपने जितना पढ़ा है वो सब कुछ आएगा। दैट्स ओनली थिंग कि ये सिर्फ आपको सोचना है कि आपने जो पढ़ा है वो ही आएगा एंड आप कर लोगे। सो आपको एकदम पॉजिटिव 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 रहना है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।